नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें कि अर्थशास्त्रीय शिक्षा है और अर्थशास्त्रीय शिक्षा में भी आज हम जो बात करने वाले हैं वो शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा, जिसको कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन फाइनेंस के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो शैक्षिक वित्त के नीतिगत लक्ष्य। दरअसल अगर हम इसकी बात करें, अर्थात जब हम शैक्षिक वित्त की व्यवस्था की अवधारणा की बात करते हैं तो हमें ये जान लेना आवश्यक होता है और ये सर्वमान्य रूप से आज माना जाता है कि जो शिक्षा शास्त्र है वो अर्थशास्त्र का एक विज्ञान के रूप में है। क्या है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र के विज्ञान के रूप में है। अर्थात अगर हम यूं कहें कि अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए शिक्षा शास्त्र ही उसके पूरे ढांचे को तैयार करता है, अगर हम ऐसा कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात ये संपूर्ण रूप से अर्थशास्त्र जो है वो शिक्षा शास्त्र पर टिका हुआ है। अब कहेंगे कि कैसे? कि अब देखिए कि ये जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा के ही माध्यम से, पहले शिक्षा शास्त्र जो था वो केवल शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों या सामाजिक गतिविधियों या सांस्कृतिक गतिविधियों में विकास करने के लिए तत्पर माना जाता था। अर्थात ये कहा जाता था कि शिक्षा जो है वो केवल सामाजिक सांस्कृतिक विकास के रूप में क्या करता है, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से विकास करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये शैक्षिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से तो अवधारित करता ही है, विकास तो करता ही है, वरन ये वित्त रूप से, अर्थात जो हमारा वित्तीय समृद्धि है उसके रूप में भी विकास की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। अब कहेंगे कैसे? तो अब जानिए कि ये जो अर्थशास्त्र है, अब अर्थशास्त्र की अवधारणा में हम शैक्षिक वित्त की व्यवस्था की अवधारणा के रूप में हम आज टॉपिक चुने हैं। तो ये जो अर्थशास्त्र की अवधारणा है वो किसके लिए? तो शैक्षिक वित्त व्यवस्था के लिए। हम अर्थशास्त्र की आज जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए? शैक्षिक वित्त व्यवस्था के लिए। अब हम यहां पर अगर देखेंगे तो जो हमारा स्तर होता है, जो स्तर होता है वो कैसे स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। क्या होता है? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जब हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें, हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें, हम उच्च शिक्षा की बात करें, तो यहां पर शिक्षा को प्रदान करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो किस चीज की जरूरत है? वित्त की जरूरत है। अर्थात बिना पैसे के हम कुछ भी व्यवस्था कर पाने में संभव नहीं होंगे। अब इसमें तो अब इसके मुताबिक हम वित्त की व्यवस्था की जब हम अवधारणा की बात करते हैं तो वित्त व्यवस्था में बहुत सारे आप देखेंगे कि आज जो सरकारी गजट निकलते हैं उसमें पूरे सरकारी गजट में हम कितनी राशि का आवंटन शिक्षा व्यवस्था के लिए, कितने प्रतिशत, अर्थात जीडीपी का, जो जीडीपी है हमारा संपूर्ण, उसका हम कितने परसेंट जो है वो शिक्षा के रूप में उसके वित्त की व्यवस्था के रूप में हम देते हैं। उसमें भी ये जो जीडीपी का हम जो भी परसेंटेज यहां पर निर्धारित करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर हम खर्च करेंगे, उसका कितना परसेंट प्राथमिक पर, कितना परसेंट माध्यमिक पर, कितना परसेंट उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा के रूप में हम अवधारित करते हैं, उसको आवंटित करते हैं। ये देखने वाली बात होती है। अब न केवल सरकारी बजट होता है, वो केंद्र सरकार का बजट होता है, राज्य सरकार का अलग बजट होता है, तो अपने बहुत सारे राज्य सरकार अलग से पेश करती है शिक्षा बजट, जो केंद्र सरकार होती है वो अलग से सरकार शिक्षा का बजट पेश करती है। फिर इतना ही नहीं, बहुत सारे, जैसे कि विश्व बैंक हैं, उसमें क्या हैं? तो विश्व बैंक हैं, तो विश्व बैंक हैं, यह भी करता है। जो यूनेस्को है, बहुत सारे ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं
वो भी क्या करती है, तो शिक्षा को देखती है और शिक्षा के लिए वित्त का भी आवंटन करती है। इतना ही नहीं, जो गैर सरकारी हैं उसमें बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे और भी सहायता प्राप्त बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सहायता करते हैं शिक्षा के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग भी करते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं या जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, वो भी शिक्षा के लिए कुछ अपनी तरफ से वो मूलभूत शिक्षा के लिए वो करते हैं, अपना योगदान करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो या अन्य स्तर पर वो सामान्य स्तर पर हो, तो उस प्रकार से हम शिक्षा के लिए वित्त व्यवस्था की अवधारणा को हम देखते हैं। तो मुख्य तौर पर अगर हम देखें इसमें, तो ये जो मैंने कहा कि ये तीनों के लिए अलग अलग प्रकार की वित्त व्यवस्था की अवधारणा की जाती है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो विश्व बैंक है, कौन? विश्व बैंक जो है, वो विश्व बैंक क्या करती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में वित्त का आवंटन करने के लिए, वित्त आवंटन और मूल्यांकन, जो वित्त का आवंटन है और वित्त का जो मूल्यांकन है, उसके लिए मानव विकास विभाग द्वारा एक उसने क्या किया है, तो सेबर नाम, SABER, ये सेबर नाम का एक पहल स्टार्ट किया है। क्या किया है? ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विश्व बैंक द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके लिए वित्त आवंटन और उसके मूल्यांकन के लिए सेबर मानव विकास विभाग द्वारा ये सेबर नाम का एक पहल स्टार्ट किया है विश्व बैंक के द्वारा। अब ये सेबर जो स्टार्ट किया है, ये मुख्य तौर पर कहां काम करती है, तो प्राथमिक और माध्यमिक, ये मुख्य तौर पर ये प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए वित्त का आवंटन भी करती है और उसका मूल्यांकन भी करती है। अब कहेंगे, अब जो मान लीजिए कि जितनी भी हमने बताया कि वो जीडीपी हो, जो चाहे केंद्रीय बजट हो, चाहे वो राज्य बजट हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार से विश्व बैंक के द्वारा दिया गया हो या यूनेस्को के द्वारा दिया गया हो या एनजीओ के द्वारा दिया गया हो या बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो व्यवसायी हैं उनके द्वारा दिया गया हो, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं उनके द्वारा दिया गया हो, वो क्या होता है, तो वित्त का आवंटन उनके द्वारा किया जाता है। अब वित्त का आवंटन केवल नहीं किया जाता है, उसका मूल्यांकन भी किया जाता है कि मान लीजिए कि हमने जो वित्त का आवंटन किया उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है अथवा नहीं, यह भी तो मूल्यांकन करना है। और अगर हो भी रहा है तो उसका प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। अब प्रभाव क्या है, ये भी चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं, तो उसके लिए उस प्रभाव को देखने के लिए क्या किया जाता है, मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत वित्त व्यवस्था की शैक्षिक जो अवधारणा है, शैक्षिक वित्त व्यवस्था की जो अवधारणा है, उसके तहत ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं। अब हम आते हैं सीधे दूसरे टॉपिक पर, जो कि शैक्षिक वित्त के नीतिगत लक्ष्य। अब शैक्षिक वित्त के जो नीतिगत लक्ष्य हैं उसमें क्या है, पर्याप्तता, न्याय संगतता और दक्षता। ये मुख्य रूप से ये तीन धुरी मानी जाती है। ये शैक्षिक वित्त के जो नीतिगत लक्ष्य हैं उसके लिए ये मुख्य तौर पर तीन प्रकार की और एक प्रकार से धुरी मानी जाती है। और ये पर्याप्तता क्या है, अब पर्याप्तता का मतलब है कि शिक्षा की जो पहुंच होनी चाहिए वो प्रत्येक वर्गों तक, प्रत्येक लोगों तक, प्रत्येक जनों तक, प्रत्येक छात्रों तक वो पर्याप्त रूप से वहां पर मुहैया की जानी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि प्रत्येक लोगों तक, प्रत्येक जनों तक, प्रत्येक छात्रों तक, प्रत्येक बच्चे तक अगर पहुंच निर्धारित की जाएगी तो उसके लिए क्या चाहिए, तो वित्त चाहिए। वित्त चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना वित्त के कहां से होगा, बिना पैसे के कहां से होगा। तो
अब जो उसके लिए निर्धारित हमें जो शैक्षिक नीति का जो निर्धारित लक्ष्य है हमारा, उसको पूरा या उसको फुलफिल करने के लिए हमें वित्त की आवश्यकता होती है। तो अर्थात वित्त की भी उतनी व्यवस्था की जाए जिससे कि सभी बच्चे तक हम शिक्षा को पर्याप्त रूप से प्रसार कर सकें, या सबके लिए पर्याप्त हो, शिक्षा पर्याप्त हो, और उसके लिए हमें वित्त की भी जो आवश्यकता होती है वो भी क्या हो, पर्याप्त हो। फिर न्याय संगतता। न्याय संगतता क्या है? तो न्याय संगतता का अर्थ यह है कि सभी के लिए समान रूप से शिक्षा हो, सभी के लिए समान रूप से। उसमें न्याय की व्यवस्था कोई भी अमीर, कोई भी गरीब, कोई भी बहुत ज़्यादा गरीब, ऐसा कुछ नहीं। कोई जनरल, कोई ओबीसी, कोई एससी, कोई एसटी, ये सब बात व्यवस्था नहीं। कोई धर्म की, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, कोई व्यवस्था नहीं। कोई ये नहीं कि ये फलाना धर्मावलंबी है, ये फलाना संप्रदाय है, उससे कोई व्यवस्था नहीं। मतलब ये है कि चाहे कोई भी धर्म जाति प्रभेद के लोग हों, चाहे वो विभिन्न जातियों के हों, विभिन्न धर्मावलंबी हों, कैसे भी हों, मतलब नहीं है। चाहे वो उच्च वर्ग के हों, नीच वर्ग के हों, मध्यम वर्ग के हों, मतलब नहीं है। सबके लिए क्या हो, तो न्याय संगतता हो, अर्थात सबके लिए समान अवसर की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसमें ये आज तो खैर बहुत ज़्यादा ये सब हटा है कि पुरुष प्रधान देश हमारा लगभग माना गया है, तो उसकी जो व्यवस्था है कि केवल पुरुषों के लिए ज़्यादा, महिलाओं के लिए कम, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें भी कम होनी चाहिए। आज तो हमारी जो महिलाएं हैं वो आज के मामले में अगर आप देखेंगे तो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देखिए तो मैक्सिमम जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो फीमेल का है। आप देख लीजिए मैक्सिमम, चाहे वो आप सीबीएसई का रिजल्ट देख लीजिए, चाहे वो किसी भी राज्य का रिजल्ट देख लीजिए, तो आप पाएंगे कि जो चाहे 10th को हो, 12th का हो, या अच्छा तो उसमें प्रतिशत जो है वो फीमेल की संख्या बढ़ती जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी, अर्थात जो दबे कुचले हैं, उनको भी हम समान रूप से एकदम से कंधे मिला करके यहाँ पर लाना हमारी प्राथमिकता होती है। इसी के लिए यहाँ पर न्याय संगतता की व्यवस्था। अब दक्षता क्या है? मान लीजिए कि सबके लिए पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था की गई, पर्याप्त वित्त की व्यवस्था की गई जिससे कि सबके लिए पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब हमने सबके लिए क्या किया कि न्याय संगतता की व्यवस्था, अर्थात सबके लिए एकदम समान रूप से शिक्षा की पहुंच को हम बरकरार रखें। अब अगर हम सब कुछ ये सब कर लिए, लेकिन हमने अगर गुणवत्ता को नहीं लाए, अगर हमने शिक्षा में अगर हम गुणवत्ता को नहीं लाए तो क्या कुछ होगा? अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं हो, शिक्षा लेने के बावजूद अगर उसमें कोई स्किल ना आए, कोई ज्ञान नामक चीज ना आए, कोई उसमें कौशल ना आए, कोई कुछ वो कर पाने में समर्थ ना हो, तो उस शिक्षा से क्या लाभ? आज के समय में बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं, ऊंची डिग्रियां हैं, लेकिन डिग्रियां होने के बावजूद उसके पास 0/0 है, कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? इसी के कारण से आप देखेंगे कि यूजीसी या बहुत सारी अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो उस पर अब नकेल कसने में समर्थ हो रही है, बहुत सारे नकेल कस रही है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे लोग पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन पीएचडी का मतलब क्या है उनको ये नहीं पता। तो इन चीजों पर नकेल कसना अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो ये इसके कारण से नकेल भी कसा जा रहा है। तो ये दक्षता का मतलब ये है कि जो भी हम जितनी भी शिक्षा लें वो दक्षता के साथ लें, वो ज्ञान के साथ लें, उसमें तत्वों का भंडार बने, वो हमारे गूढ़ रहस्य का एक खजाना बने। अर्थात हम जो भी शिक्षा, जहां तक भी शिक्षा को लें, वो पर्याप्त शिक्षा के रूप में अवस्थित हो, हमारी दक्षता के रूप में वो अवस्थित हो। तो ये दक्षता, तो ये बहुत सिंपल चीज़ें थी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो मुझे लगता है कि ये सब सारी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हुए होंगे। इसी प्रकार से आप पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।